गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो संडे की सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जैसा कि आप सबने न्यूज में सुना है विकास दुबे के बारे में, जो एक गैंगस्टर था जिसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची थी कुछ दिन पहले, जहां पे सडन अटैक पुलिस पे हो गया जिसके अंदर 8 पुलिस ऑफिसर और कॉप्स मारे गए थे। उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया और देन फाइनली एक एनकाउंटर होता है जिसके अंदर इसको मार दिया जाता है। तो ये सारी न्यूज आपने ऑलरेडी कवर कर रखी होंगी और ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम वो पढ़ेंगे जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्पाइसी न्यूज नहीं देखने वाले हैं, हम देखेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, जहां से फिर ये पीपीटीज आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो कंटेक्स्ट अगर देखें तो ये जो गैंगस्टर था विकास दुबे, इसका एनकाउंटर काफी ज्यादा डिबेटेबल होता जा रहा है, क्योंकि अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर था वो एक तरीके का फेक या फिर एक डेस्परेट एनकाउंटर था बाय यूपी पुलिस एंड एसटीएफ, और जिसके अंदर प्रोसीजरल इंक्वायरी फॉलो नहीं की गई, और इसी वजह से बहुत सारे नाम जो एक्चुअल में पीछे थे क्राइम्स के लिए वो कवर अप हो गए हैं। तो जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अगर वो रियलिटी है तो ये एनकाउंटर फिर भी जेन्युइन कह सकते हैं, बट दूसरी पॉसिबिलिटी भी इसमें हो सकती है। एनीहाउ इस सब से ये उजागर हो जाता है कि एक नेक्सस है पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स के बीच में, जो काफी ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन कर रहा है पॉलिटिक्स का। और ऐसा नहीं है कि ये नेक्सस सिर्फ यूपी के अंदर क्रिएट हो रहा है, ये धीरे धीरे पूरे कंट्री, पूरे इंडिया के अंदर क्रिएट होता जा रहा है। और इसके एविडेंस में अगर फैक्ट देखें तो 2004 के अंदर 24% एमपीज जो थे वो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, लेकिन ये नंबर इंक्रीज हो जाता है 2019 के अंदर, जब ये एमपीज का परसेंटेज 43% हो जाता है जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। यानी आप देख सकते हैं हाफ से कुछ ही नंबर कम है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत से वो केसेस हैं जो ऑफिशियली उनके अगेंस्ट रजिस्टर हैं, आधे केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते। तो ये इशू सुप्रीम कोर्ट से भी छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार इस इशू को एड्रेस करने के लिए लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फेब 2020 के अंदर कुछ डायरेक्शंस पास की थी ताकि उनसे पॉलिटिकल पार्टीज कंपेल करें कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके अगेंस्ट में केसेस हैं या फिर हीनियस क्राइम्स के केसेस हैं, उनको आखिर टिकट्स मिल कैसे रहे, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए पार्टीज को। तो इन डायरेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी है कि वो पब्लिश करें सारी डिटेल्स रिगार्डिंग उन कैंडिडेट्स के जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं और जिनको उन पार्टीज ने चूज किया है एज अ कैंडिडेट। और ये सब उनको ना सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, बल्कि अपने पार्टी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी लिखना है, ताकि लोगों को पता लगे कि इस कैंडिडेट के अगेंस्ट में कितने क्राइम पेंडिंग है या फिर कितना ये क्रिमिनल माइंडसेट का कैंडिडेट है। क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस कैंडिडेट के अगेंस्ट में कितना क्रिमिनल केसेस है या फिर क्या इसका बैकग्राउंड है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के साइड में इंक्लाइन हो जाते हैं। और सिर्फ पार्टी को ये पब्लिश ही नहीं करना, इसके साथ साथ में पार्टी को ये भी रीजन देना पड़ेगा कि उन्होंने इनको सेलेक्ट क्यों किया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल्स ही चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, बाकी ऐसे जेन्युइन और क्लीन बैकग्राउंड के भी लोग होते हैं जो टिकट के लिए आते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता। तो उनको ये रिप्लाई में देना है, उनको ये रीजन देना है कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है, जिसके अगेंस्ट में क्राइम या फिर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उनको क्यों दिया गया और उनको क्यों नहीं दिया गया जिनके अगेंस्ट में क्राइम्स नहीं है या जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। और इन रीजंस के साथ साथ में उन कैंडिडेट्स को जिनको सेलेक्ट किया है पार्टी ने, उनको उनकी क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स और मेरिट भी बतानी होगी उस कैंडिडेट की, ना सिर्फ इस बेसिस पे
सिलेक्शन दिया जाना चाहिए कि वो पोल्स के अंदर जीत के आ जाएंगे। अब इसी में और थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जजमेंट पास किया गया था इन अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो फाइल किया गया था अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इस पिटीशन के अंदर ये क्लेम किया गया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो फेल हुआ है बेंच का 2018 का जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, जिसके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर करें और पब्लिश करें सभी क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है अगेंस्ट देयर कैंडिडेट। प्लस पेटिशनर से ये भी आर्ग्यू किया कि जो पार्टीज हैं वो क्लियरली ये सब पब्लिश नहीं कर रही, कुछ एक अगर ट्राई भी कर रही हैं ये सब पब्लिश करने के लिए तो वो इस तरीके से कर रही हैं कि लोगों के पास में ज्यादा उसकी जानकारी ना जाए, वो बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशन अगर है उस न्यूज़पेपर का उसके अंदर वो डिटेल्स दे रही, या फिर वेबसाइट के अंदर भी अगर वो डिटेल्स पब्लिश कर रही हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है एक्सेस करने के लिए, यानी फ्रीली एक्सेसिबल नहीं है वो चीज। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है और लोगों को सही नहीं पता लग रहा कि क्रिमिनल केसेस एक्चुअल में कितने पेंडिंग है उस रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में। तो इस कंटेक्स्ट में आरपीआई यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो एज पर दिस एक्ट वो लोग मेकर्स इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं और वो कन्विक्ट हो चुके हैं, यानी कि अगर पेंडिंग है तब तक इलेक्शन कंडक्ट करने में या कंटेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कन्विक्ट हो जाता है क्रिमिनल केसेस के अंडर उसके बाद में उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन। और सेक्शन 8 जो है इस एक्ट का 1951 के अंदर ये जो एक्ट पास हुआ था वो ये डिस्क्वालीफाई करता है उस पर्सन को जो कन्विक्ट किया गया है 2 साल के लिए या फिर उससे ज्यादा फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन जो अंडर ट्रायल्स हैं जिसके अगेंस्ट में केस अभी चल रहा है या फिर कोई जजमेंट नहीं दिया गया है वो एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। और यही वजह है कि हम बहुत बार देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होने के बावजूद एमपीज एमएलए बन रहे हैं। और क्या एफर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ने इस रिगार्डिंग लिए हैं वो देख लेते हैं। तो 2002 के अंदर ये ऑब्लिगेटरी किया गया था सभी कैंडिडेट्स के लिए कि वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे बिफोर रिटर्निंग ऑफिसर, जिसके अंदर उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्रिमिनल केसेस जो हैं उनके अगेंस्ट जो पेंडिंग है वो उनको बताने पड़ेंगे उस एफिडेविट के अंदर। नाउ यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है और इसका वर्किंग क्या होती है, ये इसका काम क्या होता है, फंक्शनिंग क्या है रिटर्निंग ऑफिसर की। और इसी तरीके से नोटा भी इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा सके, मोरल प्रेशर किया जा सके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि वो टिकट्स देने से पहले किसी भी ऐसे कैंडिडेट्स को जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या फिर उसकी बैकग्राउंड खराब है तो उसको टिकट देने से पहले वो सोचे पॉलिटिकल पार्टी। इसी वजह से नोटा भी इंट्रोड्यूस किया गया। देन लैंडमार्क जजमेंट दिया गया मार्च 2014 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि ये बहुत जरूरी हो गया है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी क्रिमिनलाइजेशन हो उसको क्लीन करने की जरूरत है, क्लींजिंग उसकी जरूरी है। और इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट भी किया सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कि वो जो भी केसेस हैं लेजिस्लेटर जिसके अंदर इन्वॉल्व है उसको डिसाइड करे, उसका जजमेंट दे विद इन अ ईयर और रीजंस भी दे फॉर नॉट डूइंग सो टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी उनको जल्दी से जल्दी उसके अगेंस्ट डिसीजन अपना सुनाना है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं विद इन 1 ईयर तो उसका रीजन उनको बताना है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। देन अगर डेफिनेशन की बात करें कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर या उसके सिलेक्शन के अंदर तो उसको कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। यानी लोग चुनते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो चुने जाते हैं क्रिमिनल्स
क्योंकि उनको अलाउ किया जा रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, क्योंकि पार्टीज उनको टिकट दे रही हैं। तो इस वजह से अगर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे वो बैठ रहे हैं, उनको पावर मिल रही है लॉ मेकिंग की, उसको बोलेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है तो आप सोचिए फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स क्या होगा। देन कुछ रीजंस देख लेते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो क्रिमिनलाइज क्यों होती जा रही है, ऐसे रीजंस क्या हैं जिस वजह से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। तो फर्स्ट रीजन आता है मसल पावर। अब यह मसल पावर से मतलब ये नहीं है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई वेट लिफ्टिंग करके दिखानी है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास जितने ज्यादा लोग होते हैं या फिर ऐसे सहायक होते हैं जो उनके एक इशारे पे लोगों को डरा सके, धमका सके और इस बेसिस पे उनकी वोट बैंक बढ़ा सके, तो वो हो गया मसल पावर। यानी एक तरीके से डरा के, धमका के या फिर जोर जबरदस्ती किसी को भी वोटिंग के लिए प्रेशराइज करना, उससे वोट बैंक बढ़ाना होता है मसल पावर। देन नेक्स्ट है मनी पावर। जिसके पास जितना पैसा है उतना ज्यादा चांसेस हो जाता है उसके लिए इलेक्शन को जीतना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि पूरे साल पॉलिटिशियन कोई भी आएगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो अभी जो आ रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लेते हैं, वरना इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसी वजह से करप्शन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले मनी पावर से कैंडिडेट्स खुद को इलेक्शन में जितवाते हैं और उसके बाद में वो पैसा पब्लिक से ही करप्शन के थ्रू लेते हैं। प्लस अगर किसी के पास मसल पावर है या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसके लिए जो पैसा है उसका अमाउंट, ह्यूज अमाउंट उसके लिए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो फंडिंग कर सकता है इलेक्शन की। थर्ड पॉइंट ये है कि लूप होल्स भी हैं इलेक्शन की फंक्शनिंग के अंदर। अब लूप होल्स में बात करें तो जैसे लोगों को पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है उस कैंडिडेट की, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसके अगेंस्ट केसेस हैं या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये देखते हैं कि कास्ट इसकी क्या है, रिलीजन इसका क्या है और उसके बोल बच्चन में आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो क्वालिफाइड है या नहीं, क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं। कास्ट की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये लूप होल की वजह से भी क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। और एक मेन जो रीजन है वो है हमारी जुडिशियल सिस्टम का वीक होना और जस्टिस का डिनाइल या फिर डिले होना। अगर जस्टिस डिले हो रहा है तो एक तरीके का वो डिनाइल ही कह सकते हैं। अब जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीजिए, हाई कोर्ट लीजिए या सुप्रीम कोर्ट लीजिए, सब जगह पे पेंडेंसी है। और इसी वजह से क्योंकि क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो कंटेस्ट कर सकता है कैंडिडेट इलेक्शन, तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो कन्विक्ट होगा तभी उसको रोका जा सकता है एज पर द आरपीए एक्ट। लेकिन जब केसेस इतने पेंडिंग हैं तो ये केसेस पेंडिंग रहेंगे इतने तक, क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज होता रहेगा। सो जो मेन रीजन है वो करप्शन, वोट बैंक, लैक ऑफ गवर्नेंस, ये सब आते हैं। अब क्रिमिनल पॉलिटिक्स एक ग्रेव कंसर्न क्यों है, क्यों हमें इतना ज्यादा इसके बारे में सोचने या चिंता करने की जरूरत है। अब ये ऑब्वियस सी चीज है कि अगर हम किसी क्रिमिनल को जगह दे रहे हैं लेजिस्लेशन के अंदर, उसको लॉ मेकिंग की पावर दे रहे हैं, तो अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके एथिकल और मोरल वैल्यूज डाउन है। और जिसके एथिकल और मोरल वैल्यूज डाउन है वो किसी के लिए क्या लॉ बनाएगा, वो अपना ही इस तरीके के लॉ बनाएगा जो आर्बिट्ररी होंगे या फिर डिस्क्रिमिनेटरी होंगे, वो लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं हो सकते। और क्योंकि इलेक्टेड पर्सन सिर्फ एक लेजिस्लेटर का काम नहीं करता, उसके पास एग्जीक्यूटिव का भी काम होता है, तो वो कहीं ना कहीं उस पावर का भी मिसयूज करेगा अपने पर्सनल गेन के लिए, और इस वजह से जो लॉ ऑफ लैंड है वो अंडरमाइन हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कैंडिडेट कौन कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन के अंदर, ये उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटी पता होना बहुत जरूरी है अगर बेटर गवर्नेंस हम चाहते हैं उसके लिए। और इसी की वजह से क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है उससे पब्लिक का फेथ भी बहुत कम हो गया है गवर्नमेंट के अंदर, साथ ही साथ जुडिशरी के अंदर भी, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं क्रिमिनलाइजेशन को रोकने में। जुडिशरी हो रही है क्योंकि उसके अंदर पेंडिंग है सारे केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस,
और गवर्नमेंट ऑब्वियसली क्योंकि उसमें क्रिमिनल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। इनफैक्ट लोगों के माइंड में ऐसी छवि बनती जा रही है कि जिसका जितना क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो उतना ही अच्छा पॉलिटिशियन आगे बन सकता है, यानी उसका पॉलिटिकल कैरियर बहुत सेफ है। तो फिर इसकी पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं या फिर वे आउट क्या होंगे? तो एक अगर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको खुद को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट ही देना बंद करें जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। अगर कहीं ना कहीं वो रिफ्यूज कर देंगी तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल्स अगर रिफ्यूज किए जा रहे हैं टिकट्स के लिए तो उनको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड क्लीन करना पड़ेगा, उनको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड चीज, आरपीए जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि करेंटली इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पेंडिंग केसेस हैं उसके बावजूद पर्सन जो है वो कैंडिडेट है जिसके अगेंस्ट पेंडिंग है केसेस तो भी वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। लेकिन इसमें अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो जिसके अगेंस्ट में हीनियस नेचर का कोई भी क्राइम अगर पेंडिंग भी चल रहा है तो उसको डिबार करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ऐसे अमेंडमेंट की आरपीए के अंदर जरूरत है। थर्ड ये है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनको जो डिसीजन है वो क्विकली देने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो डिसीजन जल्दी नहीं देंगी तो फिर ये जो लेजिस्लेटर हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिमिनल्स वो इंक्रीज होते जाएंगे। कुछ दूसरे मेजर्स अगर देखें तो ग्रेट ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है कैंपेनिंग फाइनेंसिंग के अंदर, क्योंकि अगर कैंपेनिंग लेवल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसके फाइनेंसिंग में अगर ट्रांसपेरेंसी रहती है और गैंगस्टर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, वो उसके लिए लेस अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, तो ये चीज कहीं ना कहीं सुधर सकती है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको भी जरूरत है कि जो पावर है ऑडिट की फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वो इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। और गवर्नेंस को इम्प्रूव करनी, ब्रॉडन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर गवर्नेंस इम्प्रूव होती है तभी लोगों की रिलायंस क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के ऊपर कम होती जाएगी। अदरवाइज उनको यही रहेगा कि कोई भी पॉलिटिशियन आए उनकी हालत नहीं सुधरनी, तो जो उनको पैसे दे रहा है एटलीस्ट उसको वोट दे देते हैं। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, तो इसको एडिक्वेट मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि ये जो नेक्सस बन रहा है क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। तो लास्ट में अगर कंक्लूजन देखें तो जो करप्शन है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये दोनों ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है। डेमोक्रेसी को ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। तो बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट अर्जेंटली इस तरीके के स्टेप्स ले, इस तरीके के लॉ लेके आए, ताकि ये जो मिनैक है, ये जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है इशू, उसको कर्व किया जा सके। साथ में जो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी जरूरत है कि वो पब्लिसिटी करें जो भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में, लोकल मीडिया लेवल पे भी और प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे भी। यानी जिस भी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जा रहा है तो उसको कंटेस्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो पब्लिक करने की जरूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट में कितने केसेस हैं और कितने पेंडिंग है और इसका बैकग्राउंड कैसा है, ताकि वो कंपेयर कर सके कि कैंडिडेट्स में से एक्चुअली उसको देना किसको है वोट। तो एक तरीके से सभी लेवल पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कोर्ट्स के लिए जरूरी है कि वो जस्टिस जल्दी से जल्दी करें, डिले की वजह से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। लॉ मेकिंग पावर जहां पे है, जहां पार्लियामेंट की बात आ रही है, वहां पे जरूरत है कि टिकट्स ऐसे लोगों को ना दिया जाए। पब्लिक के लिए जरूरी है कि वो जो कैंडिडेट्स को वोट देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पता लगाएं कि जिसको वो वोट दे रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। प्लस मीडिया को भी इसमें प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले करना चाहिए। पेड न्यूज की जगह पे मीडिया को एक इम्पार्शियल रोल प्ले करना चाहिए और उसको ऑनेस्टली जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पिक्चर सामने रखनी चाहिए। सो दैट्स ऑल इन आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। Also like, comment and share the video. So stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.